हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स में मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, शैडो कैंपेन और भारत का चुनाव विनियमन ढांचा। यह द हिंदू से लिया गया है। इसका जो रिसोर्स है इस टॉपिक का द हिंदू न्यूज़पेपर है। हाल ही में जो ये न्यूज़ चर्चा में रहा। तो शैडो कैंपेन का मतलब ये होता है कि हम चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो कैंपेनिंग, जो नॉर्मल तरीके से जब कैंपेनिंग होती है, जैसे घर घर जाकर जो उम्मीदवार होते हैं अपना चुनाव प्रचार करते हैं, अपना वोट मांगते हैं जनता से कि हमारा समर्थन दीजिए, हम जीते और आपके पक्ष में हम कार्य करें। लेकिन शैडो कैंपेनिंग वे होती है जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या कोई सोशल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अपने पक्ष में उम्मीदवारों द्वारा या पार्टी द्वारा कैंपेन चलाना। तो हम इस न्यूज़ में समझेंगे कि शैडो कैंपेन का क्या मतलब है, इसके क्या निहितार्थ है, और साथ ही साथ जो है भारत का चुनाव विनियमन ढांचा क्या कहता है इसके बारे में, और क्या इसके मायने आगे हो सकते हैं, और किस तरीके से इसके जो है नकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारे क्लास रूम में भी बच्चे बैठे हुए हैं, इस क्लास से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन जब हम लोग डालेंगे तो आप इसको देख पाएंगे। तो कृपा करके इसको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे और लाइक कमेंट करना ना भूले, वो हमारा अपार समर्थन मिलता है अगर लाइक कमेंट आप करते हैं तो, क्योंकि हम लोग मेहनत आपके लिए लगातार कर रहे हैं तो उसमें आपका समर्थन जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम लोग इससे जो जुड़ा हुआ हालिया समाचार है उसके बारे में समझ लेते हैं। विधानसभा चुनाव, जैसे हालिया विधानसभा चुनाव जैसे अभी बिहार में हुआ, और भी चुनाव होते ही रहते हैं। भारत जो है डाइवर्स कंट्री है, जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो और 25 जो है स्टेट कितने हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चुनाव होते रहते हैं हर साल। तो हालिया जो विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कि डिजिटल राजनीतिक विज्ञापनों के हालिया विश्लेषण से थर्ड पार्टी और सेरोगेट यानी शैडो कैंपेन को रेगुलेट करने में भारत के चुनावी नियमों में बड़ी कमियां सामने आई है। कहने का मतलब है कि जो शैडो कैंपेनिंग चल रही है ऑनलाइन के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से, जो नॉर्मल कैंपेनिंग है उसके अलावा, तो उसको कंट्रोल करने में जो भारत की जो चुनावी नियमन है उसमें बड़ी खामियां सामने आई है। तो खामियां क्या है उसको हम समझेंगे, ठीक है, और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं। क्योंकि भारत में क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लोकतंत्र है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है लोकतंत्र को कायम रखने के लिए। इसलिए सवाल सामने आया है और डिस्कोर्स में आया है। और आपके लिए ये जो है पॉलिटी का पार्ट है, मेंस में भी आपको काम करेगा, पीटी में भी काम करेगा, ठीक है। देखिए, अब समझिए कि भारत का चुनावी अभियान इकोसिस्टम एक ढांचागत बदलाव, मतलब कि मैंने आपको बताया शैडो कैंपेन, तो किस तरीके से चुनावी इकोसिस्टम, मतलब चुनाव का जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है। देखिए, यही सब बदलाव से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आपको उस बदलाव को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की चीजें को हम उठा के लाते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है। देखिए, जनरल जो है चीजें तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन जो बदलाव आ रहा है वहां से क्वेश्चन, जनरल चीजों से क्यों क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, जो बदलाव आ रहा है उससे पूछेगा। देखिए, तो क्या बदलाव है। भारत के चुनाव नियम ऐसे चुनावी माहौल के लिए बनाए गए थे जिसमें राजनीतिक पार्टियां और व्यक्तिगत उम्मीदवार हावी थे, ठीक है, ऐसे नियम थे। हालांकि आज के चुनावी इकोसिस्टम में एक ढांचागत बदलाव आया है, ठीक है। राजनीतिक संदेश और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, कैंपेन कंसल्टेंसी, इन्फ्लुएंसर और इंटरेस्ट ग्रुप के जरिए हो रहा है, जो औपचारिक ढांचे से बाहर काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले मान लीजिए कि जो राजनीतिक पार्टी थी और अब मान लीजिए कि पहले जो कैंपेन होता था वो एक औपचारिक कैंपेन था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि व्यक्तिगत होता था, ठीक है। और अब क्या है कि अब चेंजेज आ रहा है। अब चेंजेज क्या आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, सोशल मीडिया का हो रहा है, इन्फ्लुएंसर जो है, मान लीजिए कि आप जो है एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, और आप जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी जनता तक पहुंच हो गई। मान लीजिए इंस्टा पे आपको जो है 10 लाख फॉलोअर हैं, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी पकड़ेगी कि आप जो है हमारे पक्ष में कैंपेन चलाओ, ठीक है। इसी को कहा जा रहा है शैडो कैंपेनिंग, मतलब कैंपेनिंग है, लेकिन इसके अलावा भी जो है थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व करेंगे और वो हमारे पक्ष में डिस्कोर्स बनाएगा। जनता जो है इसके बातों से प्रभावित होकर हमारे पक्ष में वोट डालेगी, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देंगी, ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए, इस बदलाव ने मौजूदा चुनावी नियमों की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया है, जो अभी भी मुख्य रूप से
पार्टियों और उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि चुनावी प्रभाव असली चालक अब अलग हो गए हैं। देखिए, जो हमारा राजनीतिक जो ढांचा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी भी पार्टी पे और उम्मीदवार पे केंद्रित है। ठीक है, कि कितना खर्च किया जाना चाहिए, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार करेंगे। संसद का चुनाव है तो इतना खर्च लिमिट है, विधानसभा का चुनाव है तो इतना खर्च लिमिट है, आप इस तरीके से चुनाव प्रचार कीजिए। चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के किसके ऊपर पूरा होता है बाध्यता? राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार पे होता है। लेकिन अब ये तीसरा जो निकल कर सामने आ रहा है, डिजिटल, मतलब थर्ड पार्टी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या नियमन है, उसी पे सवाल है। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल होगा? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचा मुख्य रूप से उस पे है। अब इसको असली समझ लेते हैं कि जो हमारा जो कानूनी जो ढांचा है, चुनावी ढांचा, वो क्या कहता है। देखिए, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, और मॉडल कोड और दिशा निर्देशों के एक सेट के माध्यम से चुनाव खर्च और राजनीतिक विज्ञापन को नियंत्रित करता है। जो मैं अभी बता रहा था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ये दोनों के माध्यम से जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है कि आप जो है कितना जो है खर्च कर सकते हैं और किस तरीके से आप विज्ञापन करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये देखेगी क्या है कि मुख्य नियामक तंत्र क्या शामिल है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी आप शैडो कंपेनिंग के बारे में जान रहे हैं। तो जब शैडो कंपेनिंग है तो जाहिर सी बात है कि आप जब जनरल नियम समझेंगे तभी तो आप समझेंगे कि किस नियम के तहत जो है चुनाव को नियंत्रित किया जाता है, उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं, उम्मीदवारों की सीमा क्या है। तो ये चुनाव आयोग करता है। अब देखिए, अधिनियम की धारा यानी जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 77 के तहत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव खर्च का अनिवार्य खुलासा, ये नियम है। ठीक है, कि आप जो चुनाव करते हैं, चुनाव में जो खर्च किए हैं, अनिवार्य है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, धारा 77 के तहत, किसके तहत? धारा 77 के तहत ये अनिवार्य है कि जो आप खर्च करेंगे, चाहे उम्मीदवार हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जो है अपने खर्च का खुलासा करेंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे। ये आपको पीटी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार जो है अपने खर्च का खुलासा करते हैं, चुनाव आयोग को बताते हैं। ठीक है, यह है फैक्चुअल चीज। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्ण प्रमाणन, जो भी आप राजनीतिक विज्ञापन आप बनाते हैं चुनाव के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है अपना विज्ञापन बनाती है, तो उस विज्ञापन, जैसे फिल्म बनाते हैं आप तो सेंसर बोर्ड से आपको प्रमाणन लेना पड़ता है ना कि भाई सेंसर, आप मान लीजिए फिल्म बनाए तो उसका प्रमाणन कौन करता है? सेंसर बोर्ड करता है। उसी तरीके से अगर आप ऐड बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जब ऐड बनाया जाता है तो ऐड का जो है प्रमाणन जो होगा ये देगी मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति, इसको कहते हैं। इसका कार्य है पॉलिटिकल पार्टी को विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन, मतलब आप विज्ञापन तभी आप प्रसारित कर सकते हैं जब इसके द्वारा आपको प्रमाणित किया जा सके। ठीक है, मतदान के अंतिम चरणों के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध। ठीक है, अंतिम चरण में आप राजनीतिक विज्ञापन नहीं चला सकते हैं, यह प्रतिबंध करता है। हालांकि ये प्रावधान मोटे तौर पर यह मानते हैं कि राजनीतिक संदेश औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त लोगों से आते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष या तीसरे पक्ष प्रचार पर समिति निगरानी रहती है। तो कुल मिलाजुला के हम लोगों ने समझा कि इसके एक्ट के तहत जो जन प्रतिनिधित्व 1951 है, उस एक्ट के तहत जो है चुनाव खर्च को और विज्ञापन को नियंत्रित करता है चुनाव आयोग। ठीक है, ये अपने नियम को समझा। अब हम समझते हैं कि शैडो कैंपेन का उदय कैसे हुआ। ठीक है, ये उदय समझिए। शैडो कैंपेन का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग फर्म, वैचारिक समूह और इन्फ्लुएंसर या सरोगेट पेज जैसे थर्ड पार्टी एक्टर्स द्वारा किए गए राजनीतिक संचार के प्रयास जो आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से जुड़े नहीं होते हैं। वो किसी के भी पक्ष में पैसा लेके वो प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये है, उनका केवल और केवल इंटरेस्ट है कि हमको फुलफिलमेंट हो, हम आपके पक्ष में प्रचार करेंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव के दौरान डिजिटल राजनीतिक विज्ञापनों के विश्लेषण से पता चला कि थर्ड पार्टी एक्टर्स अक्सर आधिकारिक पार्टियों और उम्मीदवारों से ज्यादा खर्च करते हैं और ऑनलाइन काफी ज्यादा विजिबिलिटी हासिल करते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है
कि जब जन प्रतिनिधित्व 1951 के तहत जो है खर्च को नियंत्रित किया गया है, तो इस खर्चे का कौन जो है, जब इस खर्च में कुछ नियमन ही नहीं है तो इसका तो प्रयोग जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा कर लेगा। मान लीजिए कि कोई पार्टी है, मान लीजिए कि ए पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी, ठीक है, और सी पार्टी और डी पार्टी। ए पार्टी के पास मान लीजिए ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इसको थर्ड कैंपेन को करा सकता है, और बी पार्टी के पास कम पैसा है तो नहीं करा पाएगा, इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन चूंकि जन प्रतिनिधित्व 1951 के तहत जो है खर्च की सीमा है, तो मान लीजिए कि ए हो चाहे बी हो 2 करोड़ ही खर्च कर सकता है, वहां पे तो सीमा बनाया हुआ है, या खर्च का खुलासा भी करना है, लेकिन यहां पे तो कोई नियमन नहीं है। तो ये सवाल उठ रहा है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको नियमन कौन करेगा। समझ पा रहे हैं आप बात? तो इस चीज को, और सबसे बड़ी चीज है कि ये विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो चुनाव प्रचार कर रही है, आपके पक्ष में कैंपेन चला रही है, तो उसका पहुंच भी बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के मतलब आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबके लिए समानता, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो चुनाव आयोग बाकी चीजों में निश्चित किया हुआ है, लेकिन शैडो कैंपेनिंग में क्या है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो शैडो कैंपेनिंग ज्यादा चला पाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि शैडो कैंपेन का किस तरीके से हम विनियमन करें या कोई और विनियमन का रास्ता निकालें। ठीक है, इसी तरह की रकम खर्च करने के बावजूद थर्ड पार्टी विज्ञापनदाताओं ने कहीं ज्यादा इंप्रेशन जनरेट किए, जो ज्यादा लागत, दक्षता और पहुंच को दर्शाती है। कुल मिलाजुला के वही जो मैं प्रश्न पैदा कर रहा हूं, यह बताता है कि डिजिटल चुनावों ने प्रभाव सिर्फ खर्च पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैसेज का प्रसार कौन नियंत्रित करता है। तो इसका प्रभाव भी है और इसका खर्च भी है, दोनों चीज है। तो मैंने समझाया कि ए के पास अगर ज्यादा पैसा है तो इसका ज्यादा शैडो कैंपेनिंग का फायदा उठा सकता है, और शैडो कैंपेनिंग का फायदा जब उठाएगा तो वो विजयी हो जाएगा, वो चुनाव जीत के आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये नए तरह का एक प्रॉब्लम का उदय हो रहा है। अब इस पे मेंस में क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है या निबंध में भी पूछ सकता है, क्योंकि नए प्रकार का कोई ये प्रॉब्लम उठ के आ रहा है। हमेशा चुनाव सुधार तो किया गया है देश में, तो जब चुनाव सुधार समय और काल परिस्थिति को देख के किया जाता रहा है, तभी नए तरह का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। तो उसी पे ये चिंता व्यक्त की जा रही है। अब डेमोग्राफिक पहुंच और प्रभाव के पैटर्न, डिजिटल विज्ञापन से पता चलता है कि आधिकारिक तौर और थर्ड पार्टी दोनों तरह के राजनीतिक विज्ञापन मुख्य रूप से युवा वोटर्स, खासकर 13 से 34 साल के लोगों द्वारा देखे जाते हैं। अब 13 से मान लीजिए कि 18 वाले तो हटा दीजिए, अब 13 से 34 को टारगेट कर रहा है, तो 19 से लेकर 34 साल वाले लोग तो बचे ना यहाँ पे जो वोट डाल सकते हैं। तो हालांकि थर्ड पार्टी कैंपेन की पहुंच सभी उम्र के लोगों तक ज्यादा समान रूप से फैली हुई है, जिसमें ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। सामान्यतः यह पैटर्न है, लेकिन ज्यादा लोग के भी उम्र के लोग भी शामिल हैं। यह व्यापक पहुंच थर्ड पार्टी के लोगों को वोटर्स के उन हिस्सों में नैरेटिव को आकार देने की अनुमति देती है जहां पारंपरिक पार्टी मैसेजिंग प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती, जिससे चुनाव में उनका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि ऐसा एरिया है जहां पे जो है पहुंच नहीं है चुनाव पार्टी का, राजनीतिक दल का, तो शैडो कैंपेनिंग के तहत जो है वो उस एरिया में अपने चुनाव प्रचार को पहुंचा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें लीड लेगी और रणनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका योगदान ये है। अब देखिए, वित्तीय उलझने और जवाबदेही की कमी। अब इसमें क्या कमी है? एनालिसिस में एक बड़ी चिंता राजनीतिक पार्टी और थर्ड पार्टी की कैंपेन करने वालों के बीच वित्तीय संबंधों को लेकर सामने आई है। कुछ मामले में पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर दिखने वाले विज्ञापनों को बाहरी संस्थाओं ने फंड किया था। ऐसा खर्च ईसीआई को दिए गए ऑफिशियल चुनाव खर्च के बयानों से पूरी तरह नहीं दिखाया जा सकता। अब जो कहने का मतलब मैं जो बता रहा था कि ये जो खर्च है इसको किस तरीके से आप दिखाएंगे वही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोगों के द्वारा इसको खर्च किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ए पार्टी हैं और आपके पक्ष में चलाना है, तो आप खर्च न करके किसी और से दिला के जो है इसको आप शैडो कैंपेनिंग चला सकते हैं, अपने मित्र से चला सकते हैं, तो वो खर्च यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस खर्च को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सवाल है। परिणामतः इसका क्या हो रहा है? डिजिटल कैंपेनिंग का असली वित्तीय असर कम करके बताया जा सकता है। ठीक है, बिना किसी साफ पहचान या जवाबदेही के चुनावी प्रभाव डाला जा सकता है। अब देखिए कितना इसका
वही मैं जो चिंता व्यक्त कर रहा था कि बिना प्रभाव के भी जो है साफ स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि कौन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई भी कर सकता है। यह एक दो तरफा रिश्ता बनाता है जहां थर्ड पार्टी एक्टर न केवल राजनीतिक मैसेजिंग को बढ़ाते हैं बल्कि सीधे तौर पर उसे फाइनेंस भी करते हैं, जिससे अधिकृत और अनधिकृत खर्च के बीच रेखा धुंधली हो जाती है। ये क्रिएट होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस प्रॉब्लम को कैसे भाई, लोकतांत्रिक देश में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो इससे चुनौतियां उत्पन्न होगी और वो चुनौतियों को हम देखते हैं। कानूनी विरोधाभास और लागू करने में चुनौतियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों सहित न्यायिक मिसालों ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी पार्टी या उम्मीदवार के फायदे के लिए राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है। इसके बावजूद डिजिटल क्षेत्र में इसे लागू करना कमजोर बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी पार्टी उम्मीदवार के फायदे के लिए राजनीतिक विज्ञापन नहीं प्रकाशित कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी चल रहा है। ईसीआई के मौजूदा दिशा निर्देश मुख्य रूप से चुनाव से ठीक पहले की अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाते हैं और अक्सर प्रिंट मीडिया तक ही सीमित रहते हैं, जबकि डिजिटल अभियान महीनों तक प्रभाव बनाते हैं। भाई डिजिटल में एक बार चला गया तो चला गया, अब हर जगह तो नहीं रोक सकते ना, कितना रोक लीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक यूट्यूब चैनल पे कहीं चल रहा है और उसका कॉपी कर करके कहां से कहां उसका प्रभाव जा सकता है? तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरे पक्ष के लोगों ने मतदान के दिन भी प्रचार जारी रखा, जिससे समय सीमा वाले नियामक तरीकों की सीमाएं सामने आई है। समय सीमा जो होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कर रहा था। ठीक है, तो चुनाव की सीमा पे भी ये सवाल उठता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्षता पे, भाई लोकतंत्र में क्या है, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है, निष्पक्ष है। ठीक है, हाँ, तो निष्पक्ष है, तो जब निष्पक्ष है तो जब उसके निष्पक्षता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भाई निष्पक्ष है तो किसी एक को कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभाव फायदा मिले। भाई जब चुनाव को निष्पक्ष बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि शैडो कैंपेन वैसे व्यक्ति जब करेंगे तो इस निष्पक्षता पर भी सवाल उठेगा, पारदर्शिता पर भी सवाल उठेगा। तो ये देखिए, अप्रत्यक्ष अभियानों को बने रहना चुनावी अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करता है। अस्पष्ट फंडिंग चैनल पारदर्शिता की कमजोर करते हैं। ठीक है, असमान डिजिटल पहुंच समान अवसर की बिगाड़ती है। समान अवसर भाई वही जो मैं बात कर रहा था। मतदाता चुनावी जवाबदेही के दायरे में बाहर के लोगों को प्रभावित होते हैं। जब तक नियामक दायित्वों को डिजिटल अभियान में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जाता, तब तक ये कमियां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को कमजोर करती रहेगी। अब वही है कि जो हितधारक हैं, जितने भी हितधारक हैं, सबको उस अभियान में जोड़ा जाए तो इसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं जोड़ा जा सकता है तो इसके निष्पक्षता, इसके पारदर्शिता पे प्रश्न उठते रहेंगे और इसको दूर किया जाना चाहिए। और इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इलेक्शन कमीशन को एक सही नियामक बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है जो शैडो कैंपेनिंग का जो उदय हुआ है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने के लिए एक कहीं ना कहीं चुनौती पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनौती का समाधान समय रहते किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो है यह टॉपिक समाप्त होता है। आशा यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कुछ रुचिकर लगा होगा, जानकारी पूर्ण होगा, ज्ञानवर्धक होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।